तो नेक्स्ट देखते हैं वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड। तो ATP और NADPH यूज्ड कहाँ होंगे, ये कहाँ फॉर्म होते हैं, लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन बनने के बाद ये कहाँ यूज होते हैं, स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। वहाँ कौन सी रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है। इस डार्क रिएक्शन में होता गया है CO2 का रिडक्शन होता है। सो CO2 का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनता है शुगर, शुगर बोल सकते हैं हम, स्टार्च बोल सकते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, या फिर हम इसको ग्लूकोज बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये सारे टर्म्स हम किसी भी टर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक साइकिल चलेगी डार्क रिएक्शन के लिए, तो उसको हम बोलेंगे क्या, केल्विन साइकिल। तो एक्चुअली ये जो हो रहा है NADPH और ATP का यूज़ कहाँ हो रहा है, स्टोमा के अंदर, जो डार्क रिएक्शन जिसमें शुगर बनाएंगे CO2 को रिड्यूस करके, वहाँ होगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी हैं कि ATP बनती है, NADPH बनता है, ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, क्लोरोप्लास्ट से डिफ्यूज हो जाएगी, ATP NADPH यूज हो जाएंगे जिससे फूड फॉर्मेशन होगा, शुगर बनेगी, इसलिए इसको बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं, बायोसिंथेटिक फेज जिसमें शुगर फॉर्म होती है। दिस प्रोसेस इज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हम लोग बात कर चुके हैं कि जो डार्क रिएक्शन होती है वो लाइट्स की प्रेजेंस में नहीं होती, उसको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट वो लाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, बट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट, जैसे कि ATP लाइट रिएक्शन, सॉरी लाइट नहीं सिर्फ लाइट रिएक्शन, दैट इज ATP एंड NADPH। ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे देखो, इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल। जैसे कि मान लेते हैं लाइट आ रही थी, शाम का समय हुआ और लाइट अब नहीं है, ठीक है ना, शाम को 6 बजे 7 बजे जब भी लाइट नहीं है, उस समय क्या होगा, फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं। अब जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो क्या डार्क रिएक्शन ऑपरेट होगी, तो देखो डार्क रिएक्शन तब तक ऑपरेट होगी जब तक हमें लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट मिलते रहेंगे, मतलब ATP और NADPH ये तो बन ही रहे होंगे। लाइट चली गई उसके बाद ये बनना बंद हो गए, तो जितने भी मॉलिक्यूल बने हुए हैं जब तक ये सारे के सारे उसके अंदर यूज्ड नहीं हो जाएंगे डार्क रिएक्शन में, तब तक डार्क रिएक्शन ऑपरेट होती रहेगी। तो यही लाइन दिया है, इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू फॉर द सम टाइम एंड देन स्टॉप्स। इफ देन लाइट इज मेड अवेलेबल द सिंथेसिस स्टार्ट अगेन। अगर फिर से लाइट अवेलेबल हो जाएगी तो फिर से क्या हो जाएगी, सिंथेसिस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। Can we hence say that calling the biosynthetic phase as the dark reaction is a misnomer? क्या डार्क रिएक्शन को हम मिसनोमर बोल सकते हैं? मिसनोमर बोले तो एक झूठा नाम, एक्चुअली में जो नाम नहीं होना चाहिए। तो टर्म जो डार्क रिएक्शन है इज अ मिसनोमर तो है, बिकॉज दे आर नॉट रिक्वायर्ड डार्कनेस, उसको डार्क की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, वो रात में नहीं ऑपरेट होगी, उसको लाइट नहीं रिक्वायरमेंट होती, दैट्स वाई वी कॉल इट डार्क रिएक्शन। दे आर मियरली लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है डार्क रिएक्शन जो होती है अकर ड्यूरिंग द डे, बिकॉज दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, डार्क रिएक्शन अकर ड्यूरिंग द डे बिकॉज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो फोटोसिंथेसिस से अलग होता है, उसमें शुगर फॉर्म होता है। ठीक है ना, वो एक मिसनोमर है, तो बस हमें याद रखना है, यस मिसनोमर बोल सकते हैं क्योंकि उसमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो डार्क में भी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि वो नाइट में हो रही है डार्क में हो रही है, ऐसा भी नहीं, इसलिए इसको मिसनोमर बोलते हैं। क्लियर। लेट अस नाउ सी हाउ ATP एंड NADPH आर यूज इन द बायोसिंथेटिक फेज। अब हमें ये देखना है कि कैसे यूज़ होता है। CO2 कंबाइन करेगी वाटर के साथ और प्रोड्यूस करेगी CH2ON। तो इसका क्या मतलब हुआ, CH2O होल N। अब N को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मान लेते हैं N को हम 6 से मल्टीप्लाई, वो N को ले लेते हैं 6 नंबर। तो अगर N को 6 लेते हैं तो C6H12O6 बन जाएगा। एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है किसका, शुगर का फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला। इट वॉज ऑफ इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट टू find out how this reaction proceed, or rather what was the first product formed when CO2 is taken into a reaction fix। कह रहे हैं जब C3 साइकिल ऑपरेट होती है, जब केल्विन साइकिल ऑपरेट होती है, जब डायरेक्ट रिएक्शन हो रही होती है, उस समय जो CO2 है, ठीक है ना, CO2 इज टेकन इनटू अ रिएक्शन, तो CO2 रिएक्शन में जाएगी, कार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है ना,
तो व्हेन CO2 इज टेकन इनटू अ रिएक्शन और फिक्स्ड, तो ये कैसे रिएक्शन होती है, कैसे प्रोसीड होती है, ये साइंटिस्ट के लिए बड़ा इंटरेस्ट का विषय था। जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है ना, दूसरे विश्व युद्ध के बाद की बात कर रहे हैं। अमंग द सेवरल एफर्ट्स पुट रेडियो आइसोटोप्स टू बेनिफिशियल यूज, द वर्क ऑफ मेल्विन कैल्विन इज एग्जाम्पलरी। देखो बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया, लेकिन मेल्विन कैल्विन का जो वर्क था वो एग्जाम्पल बन के सामने आया। कैसे? यूज ऑफ रेडियो एक्टिव, उन्होंने देखो एक होता है C12, एक होता है C14। जो C12 होता है ये नॉर्मल कार्बन है, ये कैसा है, नॉर्मल कार्बन है। C14 एक रेडियो एक्टिव कार्बन है, ठीक है ना, ये रेडियो एक्टिव कार्बन है। तो C14 का उसने यूज़ किया था और क्या किया, तो उसने एल्गल फोटोसिंथेसिस। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक साइंटिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि जो CO2 का यूज़ होता है, CO2 कैसे रिड्यूस होती है, कैसे शुगर बनता है। इस बात को जानने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एफर्ट्स डाले, लेकिन सारे साइंटिस्ट को सफलता नहीं मिलती, बहुत सारे रिसर्च होती हमें पता नहीं चलता। लेकिन मेल्विन कैल्विन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी करी और उनको इस बात का पता चला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एल्गल फोटोसिंथेसिस किया, एल्गल फोटोसिंथेसिस पे वर्क किया, ठीक है ना। इस पे उन्होंने अपना काम किया, अपना रिसर्च किया और उनको ये पता चला यूज़ ऑफ, तो उन्होंने जब CO2 जो लिया था एल्गल फोटोसिंथेसिस में, जो CO2 ली थी, इस कार्बन को उन्होंने C14 लिया था, मतलब रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज़ किया था। अब अगर ये कार्बन इनको C14 है और मान लो एक C12 है, तो जब भी जहाँ जहाँ ये कार्बन जाएगा वहाँ हमें पता चल जाएगा पूरे, अगर सेल में जो भी रिएक्शन ऑपरेट हो रही है तो जहाँ जहाँ कार्बन, क्योंकि रेडियो एक्टिव है तो पता चल जाएगा, नॉर्मल है C12 तो पता चल जाएगा। तो इन्होंने रेडियो आइसोटोप का यूज़ किया था, एल्गल फोटोसिंथेसिस करी थी। स्टडी लेड टू द डिस्कवरी दैट फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज अ 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। उन्होंने कहा जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट प्रोडक्ट जो उनको दिखा बनना हुआ, उन्होंने कहा एक ऑर्गेनिक एसिड है और ये ऑर्गेनिक एसिड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है, जो भी पहला प्रोडक्ट बनता होगा केल्विन साइकिल में। उन्होंने कहा ठीक है, इतनी बात उनके समझ में आ गई। ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू वर्किंग आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथ। उन्होंने पूरा बायोसिंथेटिक पाथवे में रिसर्च करा, पूरा बायोसिंथेटिक पाथवे बताया, पूरा केल्विन साइकिल बताई कि इसमें कैसे कौन कौन से स्टेप होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, ये सारी बातें उन्होंने डिस्कवर करी। इसलिए हम लोग केल्विन साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना। द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाइज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और इन शॉर्ट PGA। देखो इसको PGA भी बोलते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोलते हैं या 3 PGA भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का कंपाउंड था, इसलिए इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। तो C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल, ठीक है ना। यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखो, साइंटिस्ट ऑल्सो ट्राई टू नो वेदर ऑल प्लांट्स हैव PGA द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन और वेदर एनी अदर प्रोडक्ट्स वाज फॉर्म्ड इन द अदर प्लांट। उन्होंने कहा जैसे ही CO2 का फिक्सेशन होता है तो CO2 फिक्सेशन के बाद क्या पहला प्रोडक्ट जो बनता है 3 कार्बन का ही बनता है या कोई और भी कोई प्रोडक्ट बनता है। इस बात को जानने के लिए फिर से उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करे। Experiments conducted over a wide range of plants led to the discovery of another group of plants where the first stable product was CO2 fixation was again an organic compound, but one which had 4 carbon atoms in it. This acid was identified to oxaloacetic acid. कहने का मतलब ये है, जब बहुत सारे प्लांट के अंदर हमने ये सेम रिसर्च करी तो हमें पता चला कि कुछ ऐसे प्लांट्स में होते हैं जिसमें जो CO2 का फिक्सेशन होता है तो 3 कार्बन तो नॉर्मली होता ही था, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट मिले जिसमें 4 कार्बन का एक कंपाउंड मिला जिसको हम लोग OAA बोल रहे थे। OAA मतलब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। तो 4 कार्बन का कंपाउंड भी मिला तो हमें ये पता चला कि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें 3 कार्बन का या 3 PGA ना बन के क्या बनता है, 4 कार्बन का OAA बनता है। क्लियर? सिंस then CO2 assimilation during the photosynthesis was said to be of 2 main types. जो CO2 assimilation होती है फोटोसिंथेसिस में, यानी CO2 का जो रिडक्शन करते हैं, शुगर बनाते हैं, उसके 2 मेन टाइप होते हैं। एक तो C3 पाथवे बनेगा और एक C4 पाथवे बनेगा। अगर CO2 से 3 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है तो C3 पाथवे बनेगा, और अगर इसी से 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा तो C4 पाथवे बोलेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। देखो हमने ये पता कर लिया कि जैसे जब CO2 रिएक्शन में जाएगी,
केल्विन साइकिल रिएक्शन में जाएगी तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बात कर ली। अब जो भी प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, यानी जो प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, CO2 किसी के साथ कंबाइन करेगी तभी तो 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। 3 कार्बन CO2 में तो एक ही कार्बन होता है, तो यहाँ कुछ होना चाहिए। मान लो 2 कार्बन, एक मिनट के मान लेते हैं कि अगर 2 कार्बन का यहाँ कुछ कंपाउंड है, CO2 से मिलता है तो 3 कार्बन बनाता है, तो 2 कार्बन का कंपाउंड है कौन सा, ठीक है ना। तो इस बात की डिस्कवरी अब चालू हो गई है कि कैसे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होता है। अब देखो, द स्टडीज वेरी unexpectedly showed that the acceptor molecule was 5 carbon ketone sugar। अब यहाँ पे देखो, यहाँ एक्सपेरिमेंट हम पहले बात कर लेते हैं। जैसे CO2 है, CO2 में कोई प्राइमरी एक्सेप्टर होगा और उससे PGA बनेगा। PGA को फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं, जो कि 3 कार्बन का होता है। इस बात से ये बात तो समझ में आ रही है कि 1 कार्बन CO2 में होता है, 3 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, तो 2 कार्बन यहाँ से आ रहे होंगे। ये बात बहुत क्लियर है कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 2 कार्बन का होगा। मीन्स प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर शुड बी 2 कार्बन, बट इन प्लेस ऑफ 2 कार्बन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर साइंटिस्ट फाउंड अ 5 कार्बन RUBP। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, जब इन्होंने ढूंढा, तो इनको 2 कार्बन का कोई प्राइमरी एक्सेप्टर मिला ही नहीं। इनको कितने कार्बन का मिला, 5 कार्बन का, 5 कार्बन का। तो अब 5 कार्बन का प्रोडक्ट फिर 3 कार्बन का कैसे बनाएगा। 5 कार्बन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर अगर होगा तो वो 5 कार्बन खुद है, एक CO2 का कार्बन, तो कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनना चाहिए, बट प्रोडक्ट तो 3 कार्बन का बन रहा है। तो ऐसा माना गया कि प्रोडक्ट अगर CO2 जो फर्स्ट प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर था वो है RUBP, ठीक है ना। अभी आगे बात करेंगे RUBP, और RUBP 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, 1 कार्बन का CO2 होता है, तो ये 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है ना। तो अब रिएक्शन बैलेंस हो गई, 5 1 6 और 3 2 6 कार्बन बैलेंस हो गए। तो ऐसे प्रोडक्ट बनता होगा। द स्टडीज वेरी, हाँ ये बात कर लिए हैं, अनएक्सपेक्टेडली शोड दैट द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल वाज 5 कार्बन कीटोन सुगर। ये कौन सी सुगर होती है, कीटोन सुगर होती है, ठीक है ना। इसमें कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है ना। राइबोलोज बिसफॉस्फेट, RUBP को क्या बोलते हैं, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। Do not worry, the scientists also took a long time to conducted many experiments to reach this conclusion। काफी टाइम लग गया। They also believed that since the first product of was a C3 acid, the primary acceptor would be a 2 कार्बन होना चाहिए, 2 कार्बन कंपाउंड। But they spent many years trying to identify 2 कार्बन compound before they discovered 5 कार्बन RUBP। तो 5 कार्बन पहले से खोज डिस्कवर करने से पहले उन्होंने अपना दमखम लगाया और देखा कि 2 कार्बन का तो कुछ है ही नहीं, 5 कार्बन का उनको देखने को मिला। अब बात करते हैं हम केल्विन साइकिल की, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा फोकस करा गया है केल्विन साइकिल पे, लाइट रिएक्शन पे। लाइट रिएक्शन में PS फर्स्ट हमें अच्छे से आना चाहिए, PS सेकेंड अच्छे आना चाहिए, और केमी ऑस्मोटिक जो हाइपोथेसिस थी वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, और केल्विन साइकिल बहुत क्लियर होनी चाहिए। कोर पार्ट है चैप्टर का, जहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। अगर जहाँ से क्वेश्चन, बहुत पॉसिबिलिटी होती है इस चैप्टर की यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, क्योंकि कोर पार्ट है। द केल्विन साइकिल, देखो केल्विन अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर इसके बारे में सारा कुछ डिस्कवरी की थी। केल्विन साइकिल नाम रखते हैं। लेट अस एट द आउटसेट अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली दैट द केल्विन पाथवे अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट। देखो चाहे C3 प्लांट हो, C3 पाथवे, C4 पाथवे, 2 टाइप के आगे प्लांट पढ़ेंगे। कुछ प्लांट C3 होते हैं, कुछ C4 प्लांट होते हैं, ठीक है ना। तो इन सब में, चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, सब में क्या होता है, केल्विन साइकिल होती ही होती है। यूनिवर्सल मान लो एक तरह से, होती ही होती सारे प्लांट्स में। इट डज नॉट मैटर वेदर दे हैव C3 या C4, ठीक है ना, ये डिपेंड नहीं करता। तो इसके 3 स्टेजेज होंगे केल्विन साइकिल के। एक होगा कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होगा रिडक्शन, तीसरा होगा रीजनरेशन। क्लियर। अब यहाँ बात करते हैं, तो सबसे पहले होता है स्टेप कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे देखो पूरा साइकिल दी गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे PS फर्स्ट PS सेकेंड रिएक्शन हो रही है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन एयर में चला जाता है।
उसके बाद लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट बनते हैं, NADPH बनता है, ATP बनता है। इनका यूज़ फिर से हम केल्विन साइकिल में यूज़ करेंगे और केल्विन साइकिल में यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। और क्या यूज़ करेंगे, CO2 और वाटर का यूज़ करेंगे। ये स्ट्रोमा है। और फिर से NADPH को NADP+ और ADP में कन्वर्ट कर देंगे ताकि फिर से ये साइकिल कंटिन्यू हो सके। ठीक है ना। अब हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की, कार्बोक्सिलेशन। क्योंकि 3 स्टेप यहाँ दिए गए हैं। एक तो कार्बोक्सिलेशन जिसमें CO2 ऐड होगी RUBP से, फिर रिडक्शन होगा एंड देन रीजनरेशन होगा। क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोक्सिलेशन। देखो कार्बोक्सिलेशन की जब बात करेंगे तो है एक एंजाइम दिया है RUBP कार्बोक्सिलेज। इसके बारे में बहुत अच्छे समझना है, तो मैं जो समझा रहा हूँ आप समझो, सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। देखो एक एंजाइम होता है रुबिस्को। रुबिस्को एक मेन एंजाइम होता है स्ट्रोमा के अंदर। देखो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में क्यों होती है, क्योंकि डार्क रिएक्शन में जितने एंजाइम यूज होते हैं वो स्ट्रोमा में ही पाए जाते हैं। इसलिए डार्क रिएक्शन ऑपरेट कहाँ होगी, स्ट्रोमा में, क्योंकि सारे एंजाइम तो वही हैं। तो यहाँ पहला स्टेप जो कार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है फिक्सेशन ऑफ CO2। CO2 को फिक्स करेंगे किसमें, स्टेबल इंटरमीडिएट, ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। कार्बोक्सिलेशन द मोस्ट क्रूशियल स्टेप क्या है, मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल वेयर CO2 यूटिलाइज फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। RUBP का कार्बोक्सिलेशन करेंगे। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम RUBP। कौन करेगा, RUBP कार्बोक्सिलेज। तो RUBP क्या है, कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है which results in the formation of 2 molecules of 3-PGA since the enzyme has an oxygenase activity। अभी सारी कहानी मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ एक बार में। देखो रुबिस्को जो होता है एक मेन एंजाइम है। रुबिस्को क्या है, एक मेन एंजाइम है स्ट्रोमा के अंदर। ये देखो ये हमारे पास RUBP है। तो RUBP जो है ये कोई एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, ये एक्चुअली रुबिस्को एंजाइम है। अब रुबिस्को एंजाइम एक, इसके पास 2 एक्टिव साइट्स होती हैं। एक एक्टिव साइट ये है, एक एक्टिव साइट ये है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एक्टिव साइट से RUBP से बाइंड करता है। किससे बाइंड करता है, RUBP से बाइंड करता है 5 कार्बन की कीटोन। ठीक है ना। तो एक शुगर है 5 कार्बन की, और यहाँ पे ये CO2 बाइंड करता है दूसरे एक्टिव साइट्स में। जैसे ही यहाँ पे बाइंड करेगा RUBP CO2 के साथ, तो रुबिस्को की एक्टिविटी कैसी होगी, कार्बोक्सिलेज। तो रुबिस्को की पहली एक्टिविटी होती है कार्बोक्सिलेज, वो CO2 के साथ बाइंड करता है और बनाता है PGA। क्या बनाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, हम लोग उसको बोलते हैं, PGA बोलते हैं। ये तो नॉर्मली होता है, लेकिन जो रुबिस्को है कई बार ये फर्स्ट एक्टिव साइट्स तो RUBP से बाइंड कर रहा है, बट सेकेंड एक्टिव साइट से वो CO2 से बाइंड ना करके ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है। ठीक है ना, बात को समझो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीजन से अगर बाइंड कर गया तो RUBP कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन, रुबिस्को एक्टिविटी हो जाएगी ऑक्सीजनेस। पहले कैसी थी, कार्बोक्सिलेज, अब कैसी हो गई, ऑक्सीजनेस। रुबिस्को की एक्टिविटी ऑक्सीजनेस होगी। अब ये कहाँ होता है, दिस हैपन इन फोटो रेस्पिरेशन। ये कहाँ होता है, फोटो रेस्पिरेशन। अभी हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन होने लगा। क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पे दी गई है, रुबिस्को जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन या एंजाइम है कहाँ पे, अर्थ में, क्योंकि प्लांट में पाया जाता है। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन और एंजाइम हम बोल सकते हैं अर्थ पे यही पाया जाता है, रुबिस्को। ठीक है। अब देखो हम बात कर रहे हैं कि फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन में जो रुबिस्को की एक्टिविटी होती है वो कैसे हो जाती है, ऑक्सीजनेज, वो ऑक्सीजन से बाइंड करने लगता है। ये कब होता है, देखो फोटो रेस्पिरेशन व्हेन रुबिस्को एक्ट एज अ ऑक्सीजनेज। तब होता क्या है, वो RUBP से क्या उसको ऑक्सीजन बाइंड करता है। ऑक्सीजन बाइंड करके बनना चाहिए था, यहाँ देखो बाइंड करना चाहिए था यहाँ CO2 से, और CO2 से जब बाइंड करता तो यहाँ बनता था PGA। लेकिन देखो हो क्या रहा है, जब वो ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है तो देखो PGA तो बन रहा है, साथ में 2PG बनता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करें तो देखो 2 RUBP 2 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, तो RUBP में 5 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, टोटल 10 कार्बन। जब प्रोडक्ट बनेगा तो 2 PGA बनते हैं। एक PGA में 3 कार्बन होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 6 कार्बन का तो PGA बन गया 2 मॉलिक्यूल्स। बचे हुए 4 कार्बन का 2PG बन जाता है। PG बोले फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब ये जो कंपाउंड होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसका हम लोग एज सच को यूज़ नहीं है।
फास्फोग्लाइकोलेट को। इसको फिर से कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, पीजीए में। अब होता क्या है, ये 4 कार्बन का जो कंपाउंड बना पीजी, ठीक है ना, कितने कार्बन, 2 पीजी है ना, 2 पीजी, तो 2 पीजी से 4 कार्बन टोटल होंगे। उसमें से होता क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है, एक CO2 यहाँ रिलीज हो जाता है, बचे हुए 3 कार्बन से फिर से कंपाउंड बनता है। हम ऐसे बोल सकते हैं ये 4 कार्बन से फिर से हमें ये बनाना है 3 कार्बन का एक कंपाउंड, तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, CO2 रिलीज करनी पड़ेगी। और CO2 रिलीज होती है, इसीलिए इसको रेस्पिरेशन का वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ CO2 रिलीज हो रही है तो रेस्पिरेशन। इस वाले फोटो रेस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनेल यूज होते हैं, CPM, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। CO2 कहाँ रिलीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लियर, इसमें 3 सेल ऑर्गेनेल यूज होते हैं, कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो फोटो रेस्पिरेशन होता है, फोटो रेस्पिरेशन, उसमें CO2 फॉर्म होती है, ये देखो CO2, क्लियर। और पीजी तो 2 कार्बन का होता है, फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, ये 2 कार्बन का इसका फर्स्ट प्रोडक्ट कौन बनता है, पीजी बनता है। इसमें ATP नहीं बनती, ATP का यूज होता है बट ATP बनती नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई ATP नहीं बनती। CO2 एंड O2 compete विद बाइंडिंग ऑन द रुबिस्को। CO2 और ऑक्सीजन दोनों रुबिस्को के साथ बाइंड करने के लिए कंपीट करते हैं, कब, फोटो रेस्पिरेशन। अब देखो फोटो रेस्पिरेशन के बारे में, जो फोटो रेस्पिरेशन होता है, कंडीशन व्हेन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज हाई एंड रुबिस्को एक्ट एज ऑक्सीजन इज। फोटो रेस्पिरेशन कब होगा, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और रुबिस्को किसकी तरह वर्क करे, ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करता है। ऐसा कब होता है, तो पहला पॉइंट यहाँ दिया है, हाई लाइट इंटेंसिटी। कब, हाई लाइट इंटेंसिटी अगर होगी तो रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। सेकेंड, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर अगर होगा। तीसरा, CO2 लो हो, अगर CO2 लो है तो ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये कहाँ होता है, दिस हैपेंस एट इक्वेटर, मतलब ये ट्रॉपिकल रीजन में होता है, इक्वेटर पे जो प्लांट्स होते हैं उनमें होता है, ठीक है ना, फोटो रेस्पिरेशन वहाँ होता है। अच्छा ठीक है, तो क्या करेंगे, इससे बचने के लिए प्लांट ने एक नई तकनीक निकाली, ठीक है ना। उन्होंने, वो चाहते हैं कि ये फोटो रेस्पिरेशन ना हो, ठीक है ना, तो क्या किया, वो प्लांट के अंदर एक C4 साइकिल उन्होंने अपने अंदर एक एडाप्टेशन किया। तो वहाँ पे क्या एडाप्टेशन किया उन्होंने, ये एडाप्टेशन किया कि इस ऑक्सीजन को RUBP तक जाने ही नहीं देंगे। अगर हम ऑक्सीजन को RUBP तक ना जाने दें तो ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे प्लांट को हम लोग C4 प्लांट बोलते हैं। ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, C4 प्लांट बोलते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे C4 जब हम लोग पाथवे पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, वहाँ पूरा पाथवे में पढ़ना है। तो जो कोर पार्ट है यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि जो फोटो रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है रुबिस्को की, और यहाँ पे कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड बनता है जिसको 2PG, सिर्फ PG बोलते हैं, 2 तो यहाँ पे हम लोगों ने समझने के लिए लिया है, PG बोलते हैं, फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है, ठीक है ना, जिसमें से डिकार्बोनाइजेशन करके फिर से हम उसको PGA बनाते हैं ताकि इसको फिर से यूज कर सकें। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो ये फोटो रेस्पिरेशन हो गया। अब हम बात करते हैं केल्विन साइकिल की। केल्विन साइकिल हमारा अभी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक पढ़ना बाकी है। तो बात करते हैं सबसे पहले, तो साइंटिस्ट ने ये पता लगा लिया कि 5 कार्बन का एक शुगर होती है, कीटो शुगर होती है, जो जिसको राइबोलोज 1,5 बाई बिसफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है ना। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट यानी RUBP 5 कार्बन जो होता है, जब ये एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ बाइंड करता है तो प्रोसेस को कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। पहला प्रोसेस हो गया कार्बोक्सिलेशन। बनता क्या है, बनता है बेटा 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखो ये फार्मूला है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1 2 3, ठीक है ना। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल यहाँ बनते हैं। कब, कितने कार्बन लेके चल रहे हैं, जब एक CO2 लेके चल रहे हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि एक CO2 का कार्बोक्सिलेशन करेंगे तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल PGA के बनेंगे। क्लियर। अब यहां बन गया एसिड। अब करना है सेकेंड रिडक्शन। एसिड का रिडक्शन करते हैं तो बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड रिड्यूस करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। तो यहां पे बनता है एल्डिहाइड। गैसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बोलते हैं, 1 2 3।
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल। ये 3 कार्बन का ये भी शुगर है, ये भी 3 कार्बन की शुगर है, मतलब जितने पीजीए बन रहे हैं उतने ही ट्रायोस फॉस्फेट बन रहे हैं, ठीक है ना, या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल उतने ही बन रहे हैं। अब करेंगे इसका रीजनरेशन, किसका, इसका रीजनरेशन करेंगे। अब जब रीजनरेशन करते हैं, अच्छा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट या 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड सॉरी 3 फॉस्फोग्लिसरेट या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब हम ट्रायोस फॉस्फेट या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाते हैं तो यहाँ पे 2 ATP का यूज़ होता है, जो कि लाइट रिएक्शन में बनाए थे यही वो यूज़ हो रही है, और 2 NADPH का भी यहाँ पे यूज़ होता है। क्लियर, इनका यूज़ करके हम रिडक्शन कर पाते हैं। और जब फिर से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हम रीजनरेशन करते हैं RUBP का, फिर से 1 ATP का खर्चा होता है। कहने का मतलब ये है कि एक कार्बन को फिक्स करेंगे तो हमारे पास टोटल 3 ATP यूज होंगे और 2 NADPH यूज होंगे। अब ATP कहाँ, 2 ATP तो रिडक्शन में खर्च होंगे और 1 ATP रीजनरेशन में खर्च होगा, जबकि 2 NADPH जो हैं वो रिडक्शन में यूज हो जाएंगे। अच्छा, शुगर जो मॉलिक्यूल बनता है वो 6 कार्बन की शुगर होती है, ठीक है ना, वो 6 कार्बन की शुगर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब 3 कार्बन से शुगर तो बन नहीं पाएगी, 3 कार्बन से शुगर नहीं बन पाएगी। क्लियर, तो ये 6 कार्बन की शुगर होती है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि यहाँ पे हम 6 CO2 ले लेंगे, इसको 6 टाइम रन कर देंगे। अब ये साइकिल कितने टाइम रन करेंगे, 6 टाइम अगर रन करते हैं, 6 CO2 लेते हैं तो क्या होता है देखेंगे। RUBP 5 कार्बन का हमने मॉलिक्यूल 6 इसके लिए 6 CO2 लिया, ठीक है ना। इससे अगर हम 6 CO2 लेंगे और 6 RUBP लेंगे तो कार्बोक्सिलेशन होगा, तो बनेगा कितना, 1 CO2 से बनता था 2 PGA, 6 CO2 से कितने बनेंगे, 12 PGA। क्लियर, अब जब 12 PGA बन गया, टोटल कार्बन 3 PGA में कितना होता है, 3 कार्बन की शुगर होती है, टोटल मॉलिक्यूल 12 बांटते हैं 36, टोटल 36 कार्बन। जब इसका रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन में हमारे पास ट्रायोस फॉस्फेट, जब ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा तो इसके मॉलिक्यूल जितने ये बनेंगे उतने ये बनेंगे, यानी 12 मॉलिक्यूल बनेंगे, ये भी 36 कार्बन इस टोटल हो जाएंगे। इसमें से 6 कार्बन तो शुगर बनने में चली जाएगी, C6H12 वो 6, देखो तो 6 कार्बन तो यहाँ यूज हो गए, बचे कितने, 30। अब 30 कार्बन का कीटो शुगर को क्या करेंगे, रीजनरेट करेंगे। तो 6 मॉलिक्यूल इसके थे और 5 कार्बन, 6 पंचे 30, यानी टोटल कार्बन कितने बचे थे, 30 कार्बन, 30 कार्बन हम रीजनरेट कर लिए, तो एक शुगर मॉलिक्यूल बन गया और हमारे पास फिर से RUBP रीजनरेट हो गया। तो हम साइकिल कितनी बार रन कर रहे हैं, ये चीज़ क्वेश्चन में ढंग से पढ़ लेना, कितने CO2 को रन करा जा रहा है, कितने CO2 की बात कर रहा है। तो हम बात करें फॉर 6 CO2 फिक्सेशन, एक CO2 फिक्सेशन में कितना, 3 ATP 2 NADPH, फॉर 6 CO2 फिक्सेशन 18 ATP, अरे दे देखो ना सीधे सीधे, 1 से 3 तो 6 से 6 या 18, 18 ATP यूज हो जाएंगे और 12 NADPH का यूज होगा। एक केल्विन साइकिल, एक 6 बार जब 6 CO2 का फिक्सेशन करेंगे तब केल्विन साइकिल में। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है फॉर 1 CO2 फिक्सेशन, फॉर 6 CO2 फिक्सेशन। तो ये चीज़ आपको समझनी है, बहुत अच्छे से समझ के याद करोगे तो क्वेश्चन कैसा भी होगा आप आंसर कर ले जाओगे। तो ये C3 या केल्विन साइकिल के बारे में आपने पढ़ा, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ दी हैं कि रिडक्शन में क्या होता है, रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में फिर से RUBP को हम क्या करेंगे, रीजनरेट कर लेंगे। Hence, for every CO2 molecules entering in the Calvin cycle, 3 molecules of ATP and 2 NADPH are required. It is a probability to meet this difference in number ATP and NADPH used in the dark reaction that the cyclic phosphorylation takes place. Cyclic phosphorylation takes place, ठीक है ना। To make the 1 molecule of glucose 6 turns of cycle are required, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, अभी भी बताया कि हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 कार्बन की शुगर बनाने के लिए कितने बार साइकिल को चलाएंगे, 6 टाइम रन करेंगे। और अगर 6 टाइम रन करेंगे तो हमारे पास टोटल ATP NADPH का यूज़ कितना होगा, 18 and 12, 18 ATP और 12 NADPH। हमें इसमें ये भी याद रखना है कि कितने रिडक्शन में यूज़ हो रहे हैं, कितने रीजनरेशन में यूज़ हो रहे हैं। क्लियर, तो 18 में अब देखो अगर हम 6 टाइम यहाँ पे रन करेंगे, 6 टाइम
6U2 ले लिए, तो 1 से 2 ATP, 6 से 12 ATP तो यहाँ होंगे, तो बचे कितने 6, तो 6A2 रीजनरेशन हो जाएगा, 18 ATP टोटल होगा, और NADPH तो टोटल यही है। तो ये हमारे पास केल्विन साइकिल। अगर आप सही से पढ़े होंगे तो आपको समझ आएगी, ऐसी कोई बहुत रॉकेट साइंस जैसी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगी, सारे स्टेप समझ में आएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि इन और आउट कितना होगा, इन 18 12, आउट कितना, आउट वही होगा, ATP ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH NADP कन्वर्ट हो जाएगा, NADP+ में कन्वर्ट हो जाएगा।